हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शुभम जैन। वेलकम टू आबीपीडिया। आज हम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का पार्ट 3 को देखेंगे। हमने दो पार्ट्स देखे, दो पार्ट्स में हमने डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को देखा। आज हम थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट को मैंने इस तरीके से क्लब किया है, क्वेश्चंस को इस तरीके से बनाया है जो कि आपका फर्स्ट और सेकंड पार्ट जिन बच्चों ने वीडियोस को देखा होगा तो उनके लिए काफ़ी इजी होगा आंसर्स को देना। तो आपके लिए एक तरह से ये टेस्ट भी है कि आपको फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट जो आपने देखा था, जो आपने वीडियोस को देखा, तो उसमें आपने कितना रिटेन रखा। अगर आपने रिटेन रखा तो आपको आज के आंसर सभी पता होंगे। तो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ जी, यस, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? What is the normal time limit for disposal of the RTI request from the date of its receipt? कहते हैं नॉर्मल टाइम लिमिट RTI डिस्पोजल करने का क्या है? जब हम रिक्वेस्ट देते हैं, जब एक इंसान को रिसीप्ट मिलती है, तब से लेके तब तक RTI को डिस्पोज करने का कितना टाइम लिमिट है? तो ऑप्शंस हैं 15 डेज, ऑप्शन बी 20 डेज, सी 30 डेज या डी 45 डेज। इसका आंसर बताएं क्या होगा। प्लस सेक्शन को भी ध्यान में लेके आए। मैंने आपको ये सेक्शन करवाया था, पहले क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का डाला था पर ये सेक्शन करवाया था। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है सी 30 डेज। इसका राइट आंसर क्या है? सी 30 डेज। अगर हम इस प्रोविजन को फिर से पढ़ते हैं, एक बार फिर से देखते हैं ये क्या बता रहा है। द सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, द सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एज द केस मे बी ऑन द रिसिप्ट ऑफ रिक्वेस्ट, एज द केस मे बी ऑन द रिसिप्ट ऑफ रिक्वेस्ट अंडर सेक्शन 6 shall as expeditiously as possible and in any case within 30 days of the receipt of the request। तो इसका आंसर हमें कहां से मिल रहा है? सेक्शन 7 क्लोज 1 से मिल रहा है। तो इसको आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अंडर सेक्शन 6 क्लोज 3 ऑफ RTE एक्ट 2005 द CPIO has to transfer the application concerning another public authority within how many days of its receipt? हमें इतना पता चल गया, सेक्शन 6 क्लोज 3 इस चीज से डील कर रहा है। कहते हैं अगर CPIO एप्लीकेशन को ट्रांसफर कर रहा है, किसको ट्रांसफर की जा रही है? कंसर्निंग पब्लिक अथॉरिटी को ट्रांसफर की जा रही है। ठीक है, तो जो वो ट्रांसफर कर रहा है एप्लीकेशन, कितने दिनों के अंदर अंदर वो एप्लीकेशन ट्रांसफर करेगा? इसका आंसर क्या होगा मुझे बताएं। ऑप्शंस है 3 डेज, ऑप्शन बी 5 डेज, ऑप्शन सी 2 डेज या ऑप्शन डी 6 डेज। हां जी, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बी 5 डेज। इसका राइट आंसर क्या है? बी 5 डेज। हमें सेक्शन 6 क्लोज 3 ने यह बता रखा है कि 5 डेज के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा? उनको लेटर ट्रांसफर करनी पड़ेगी। इसके प्रोवाइजो में हमें बता रखा है, अगर हम प्रोवाइजो को एक बार पढ़ते हैं, प्रोवाइडेड दैट द ट्रांसफर ऑफ एन एप्लीकेशन परसुएंट टू दिस सबसेक्शन शैल बी मेड एज सून एज प्रैक्टिकेबल। याद रखना सबसे पहले तो कि एप्लीकेशन वो एज सून एज पॉसिबल वो ट्रांसफर करेगा। सबसे पहले उसकी कोशिश क्या रहेगी कि मैं जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन को ट्रांसफर कर दूं, पर जल्दी से जल्दी नहीं हो पा रहा तो उस केस में कहते 5 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब विद इन 5 डेज तो उसको ट्रांसफर करनी पड़ेगी। तो हमारा इसलिए राइट आंसर क्या होगा? 5 डेज। सेक्शन 6 क्लोज 3 इस चीज से डील कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है an applicant making request for information shall not be required to give, an applicant making request for information shall not required to give। ऑप्शंस क्या है?
ऑप्शन ए, एनी रीजन फॉर रिक्वेस्टिंग द इंफॉर्मेशन। ऑप्शन बी, एनी अदर पर्सनल डिटेल्स एक्सेप्ट दोज दैट मे बी नेसेसरी फॉर कंटेनिंग हिम। ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। काफी इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर बताएं क्या होगा। इस क्वेश्चन एक बार हिंदी में बता देता हूं। जो एप्लीकेंट है वो रिक्वेस्ट लिख रहा है, रिक्वेस्ट दे रहा है, जो उसको इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए कौन सी चीज रिक्वायर नहीं है, तो हमारी नीचे ये ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। हाँ जी, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या है? सी। इसका राइट आंसर क्या है? सी। मतलब कि उसको एनी रीजन फॉर रिक्वेस्टिंग द इंफॉर्मेशन, वो देने की जरूरत नहीं है, कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है उसको। ऑप्शन बी, एनी अदर पर्सनल डिटेल्स, उसको पर्सनल डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट दोज मे बी नेसेसरी फॉर कॉन्टेक्टिंग हिम। ऑब्वियस है, आपको अपना एड्रेस या फिर अपना मोबाइल नंबर तो देना ही पड़ेगा, तभी तो वो आपको कॉन्टेक्ट करेंगे ना। तो बिना ऐसे कॉन्टेक्ट आपको कैसे कर लेंगे? तो वो चीजें आपको देनी पड़ेंगी, पर और कोई पर्सनल डिटेल देने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? सी। दोनों चीजें देने की जरूरत नहीं है, ना ही कि इंफॉर्मेशन वो क्यों ले रहा है, क्या रीजन है, उसको वो लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा, कोई भी पर्सनल डिटेल देने की जरूरत नहीं है, बट एक्सेप्शन क्या है? नेसेसरी डिटेल अगर जो उस इंसान को कांटेक्ट करने के लिए चाहिए, बस वो देना पड़ेगा, बाकी चीज कोई देने की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर हमारा सी है। ये हमें सेक्शन 6 क्लोज 2 बता रहा है। सेक्शन 6 क्लोज 2 ने हमें साफ साफ बताया, एन एप्लीकेंट मेकिंग रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन shall not be required to give any reason for requesting the information or any other personal details except those that may be necessary for contacting him। इसका राइट आंसर ये था। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा? एज पर सेक्शन 7 क्लोज 9 ऑफ आरटीआई एक्ट 2005, सेक्शन 7 क्लोज 9 की बात हो रही है, याद रखना। सेक्शन 7 क्लोज 9, सेक्शन 6, सेक्शन 4, ये सेक्शन तो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आप सोच भी नहीं सकते। सेक्शन 12, तो जब हम थ्योरी पार्ट करेंगे तो ये सारे सेक्शंस हम डिटेल्स में देखेंगे, ठीक है। सेक्शन 7 क्लोज 9 ऑफ आरटीआई एक्ट 2005, एन इंफॉर्मेशन शैल ऑर्डिनरली बी प्रोवाइडेड इन द फॉर्म इन विच इट इज sought unless it would। ऑप्शन ए, disproportionately divert the resource of public authority। Option B, would be determinantal to the safety or preservation of the record in question। Option C, both A and B। Option D, none of these। हाँ जी, इसका आंसर बताएं क्या होगा? क्वेश्चन समझ आ गया सभी को? क्वेश्चन एक बार हिंदी में बोल देता हूं। जो इंफॉर्मेशन दी जाएगी, कहते क्या उसी सेम तरीके से दी जाएगी, सेम लैंग्वेज से दी जाएगी? कहते पर अनलेस कौन सी कंडीशन में वो इंफॉर्मेशन इंसान को नहीं दी जाएगी, तो वो आपको बताना है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से बताना है। क्या ए ठीक है, क्या बी ठीक है, या बोथ करेक्ट, या फिर नन ऑफ दीज? हाँ जी, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सेक्शन 7 क्लोज 9 हमें इतना पता चल गया, वो बता रहा है। तो ये क्या बता रहा है? एन इंफॉर्मेशन शैल ऑर्डिनरली प्रोवाइडेड इन द फॉर्म इन विच इट इज sought। कहते जिस तरीके से इंफॉर्मेशन मांगी गई है उस तरीके से इंफॉर्मेशन दी जाएगी, इतना हमें पता चल गया। अनलेस, पर कब नहीं दी जाएगी, वो हमारे ऑप्शंस थे। इट वुड डिसप्रोपोर्शनेटली डाइवर्ट द रिसोर्स ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। कहते कि जो पब्लिक अथॉरिटी के रिसोर्स हैं वो डाइवर्ट हो रहे हैं, वो एप्रोप्रिएट नहीं हो रहा, वो डिसएप्रोप्रिएट हो रहा है। तो मतलब उस केस में उस तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। दूसरा, डिटर्मिनेंटल टू द सेफ्टी और प्रेजर्वेशन ऑफ द रिकॉर्ड इन क्वेश्चन। कहते जो रिकॉर्ड थे उनको प्रिजर्व करना, उनको सेफ करना, उनको छेड़छाड़ अगर करते तो कुछ खराब हो जाते, तो इसलिए उनके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती थी। तो उस तरीके से भी
इंसान को इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। ठीक है, मतलब वही इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि वो एप्रोप्रिएट जो रिसोर्सेज हैं वो डाइवर्ट हो चुके, इजिली दे सकें, तब दी जाएगी। कहते जो रिकॉर्ड्स प्रिजर्व हैं, सेफ्टी के लिए रखे हुए हैं, उनको छेड़छाड़ नहीं कर सकते थे, तो उन केस में नहीं दी जाएगी। मतलब जो रिकॉर्ड्स इजिली हम अवेल करवा सकते हैं उस तरीके से दी जाएगी। मतलब कि जिस तरीके से मैंने इंफॉर्मेशन मांगी तो उस तरीके से दी जाएगी, पर दो एक्सेप्शंस ये वाली हैं। वो हमें कौन सा सेक्शन बता रहा है? सेक्शन 7 क्लोज 9। ठीक है, तो ये था हमारा आंसर। आगे देखते हैं, व्हाट इज द फी प्रिस्क्राइब्ड अंडर आरटीआई एक्ट 2005 फॉर दोज पर्सन हु आर बिलो पॉवर्टी लाइन एज मे बी डिटरमाइंड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो इसका आंसर क्या होगा? कहते जो बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं उनसे कितनी फीस ली जाएगी? तो ऑप्शंस हैं, कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। ऑप्शन ए नो फीस, ऑप्शन बी ₹1, ऑप्शन सी ₹5 या ऑप्शन डी ₹2। हाँ जी, यस। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ए होगा, नो फीस। ये हमें कौन सा सेक्शन बता रहा है? सेक्शन 7 क्लोज 5। सेक्शन 7 क्लोज 5 हमें बता रहा है कि अगर एक इंसान बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे है, ठीक है, उससे कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। नो सच फीस शैल बी चार्ज्ड फ्रॉम द पर्सन हु आर बिलो पॉवर्टी लाइन, हु आर बिलो पॉवर्टी लाइन। तो इसका आंसर ए था, नो फीस। हाँ जी, अंडर विच सेक्शन ऑफ आरटीआई एक्ट 2005 प्रिस्क्राइब्ड डेजिग्नेशन ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर? क्वेश्चन 6 हमारा ये है, तो आपको डायरेक्ट सेक्शन पुट किया गया है, तो आपको बताना है कि इसका कौन सा सेक्शन होगा। ऑप्शन ए सेक्शन 4, सेक्शन 3, सेक्शन 5 या फिर सेक्शन 2। बताएं इसका आंसर क्या होगा? हाँ जी, इसका आंसर क्या होगा? सेक्शन 5। मतलब कि राइट आंसर हमारा क्या है? सी। तो सेक्शन 5 हमारा डील कर रहा है डेजिग्नेशन ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के साथ। तो ये हमारा सेक्शन 5 इसका आंसर था। हाँ जी, नेक्स्ट, अंडर विच सेक्शन ऑफ आरटीआई एक्ट 2005 प्रिस्क्राइब एग्जम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन? ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में ये सेक्शन को मैंने आपको करवाया था, तो इसलिए मैंने ये सेक्शन डाला है। मैं देखना चाहता हूं किन बच्चों को रिटेन है अभी तक, किन बच्चों ने घर में जाके रिवाइज किया। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन है सेक्शन 8, सेक्शन 7, सेक्शन 6 या फिर सेक्शन 5। हाँ जी, इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा सेक्शन 8। इसका राइट आंसर क्या होगा? सेक्शन 8। सेक्शन 8 डील किससे कर रहा है? एग्जम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये हमारी एग्जम्पशंस है नीचे। एक बार, वैसे तो काफी सारी एग्जम्पशंस थी, मैंने सिर्फ 2-3 लिखी हैं, तो मैं आपको सिर्फ एक एग्जम्पशन बता रहा हूं। देयर शैल बी नो ऑब्लिगेशन टू गिव एनी सिटीजन information disclosure of which would prejudicially affect the sovereignty and integrity of India, the security, strategic, scientific or economic interest of the state, relation with foreign state or lead to incitement of an offense। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे बी पॉइंट, information which has been expressly forbidden to be published by any court of law or tribunal or the disclosure of which may constitute contempt of court। आपको मैं इन जनरल बता देता हूं क्या है ये। कहते जैसे कि हमारा कोर्ट में केस चल रहा है, कोई ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन हो गया, ठीक है, तब कोर्ट से अगर वो डॉक्यूमेंट मांगोगे तो वो नहीं दिया जाएगा। अगर आप देखते हो डाटा प्रोटेक्शन बिल भी हमारे पास आया, उसमें भी लिखा गया अगर एक इंसान को एक्विट कर दिया गया
बाइज्जत बरी कर दिया गया, अगर वो अपनी इंफॉर्मेशन नेट से रिमूव करना चाहता है, जैसे इंडियन कानून है, लीगल सर्विस इंडिया है, काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जो कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देती हैं, तो इस इंसान ने प्ली किया था, कहते कि मुझे जॉब नहीं मिल रही कहीं, कि मेरा नाम नेट पे आ जाता है, गूगल पे सर्च करके आ जाता है, इंडियन कानून में आ जाता है, जो मेरे एम्प्लॉयर होते हैं वो देखते हैं, वो कहते हैं तेरे ऊपर तो केस चला था, चाहे वो बाइज्जत बरी हो चुका था, एक्विट हो चुका था, तो उसको इतनी दिक्कत आ रही थी। तो चलो ये तो एक डिफरेंट केस हो गया, पर जैसे कोर्ट की एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी केस में क्या होता है, वुमेन से रिलेटेड केस होता है, तो उसके लिए कोर्ट, अगर मैं थर्ड पर्सन हूँ, मेरा कोई कंसर्न ही नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि मुझे आरटीआई के थ्रू इसका बताया जाए, तो मुझे नहीं बताया जाएगा, ये एग्जाम्पशन के अंडर फॉल कर सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा सेक्शन 8 था। हाँ जी, आगे देखते हैं। Under which section of RTI Act 2005 the CPIO has to transfer the application concerning another public authority? ये सब चीजें मैं आपको करवा चुका हूं। पहले मैंने एक्सप्लेनेशंस पूछी थी, अब मैंने एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन में डाली है, अब मैंने सेक्शन पुट किया है। हाँ जी, इसका राइट आंसर बताएं क्या होगा। इसका राइट आंसर है सेक्शन 6 क्लोज 3। इसका राइट आंसर क्या है, सेक्शन 6 क्लोज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट आर द वेरियस नोन मोड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ फीस बाय अ सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटी फॉर द इंफॉर्मेशन टू बी प्रोवाइडेड एज पर रिक्वेस्ट। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कैश, ऑप्शन बी डिमांड ड्राफ्ट, ऑप्शन सी बैंकर चेक, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी क्या है, ऑल ऑफ द अबव। हाँ जी यस, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है हमारा डी। तो वेरियस मोड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ फीस बाय सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटी आर, वैसे तो हमारे जनरली क्या होता है कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि क्या मोड होना चाहिए, ठीक है, पर इन जनरल सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटी ने हमें बोल रखा है कैश, डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक, इंडियन पोस्टल ऑर्डर्स, ये सब के थ्रू आप क्या कर सकते हो, फी कलेक्ट कर सकते हो। पर स्टेट डिटरमाइन कर सकती है कि ये फीस इसके थ्रू ही होगी। तो वैसे हमने उसमें क्वेश्चन में देखा था सीपीए की अकॉर्डिंग, सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटी के अकॉर्डिंग क्या क्या मोड्स हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि जो स्टेट है, स्टेट क्या डिटरमाइन कर सकती है, स्टेट की डिस्क्रिप्शन है फीस कलेक्शन के रिलेटेड, बिल्कुल इसमें स्टेट की क्या होगी, डिस्क्रिप्शन होगी। हाँ जी, क्वेश्चन 10 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, तो ध्यान से पढ़ें। ये क्वेश्चन क्या है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्यूटी ऑफ द सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। कौन कौन सी ड्यूटीज हैं किसकी, सीएपीआई की या एसएपीआई की। तो हमें देखना है आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए टू रिसीव द एप्लीकेशंस फॉर information or appeals under this act for forwarding the sum forthwith to the CPIO या SPIO. Option B to receive the fees for the RTI application. Option C to assistant the CPIO SPIO is furnishing reply to the applicant. Option D to ensure that RTI applications are replied within the prescribed period. तो आपने बताने CAPI का क्या काम है, CAPIO का क्या काम है, आपको ये बताना है क्या ड्यूटी है उसकी, या फिर SAPIO की क्या ड्यूटी है। हाँ जी, इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ए। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ए होगा। ए क्या है, टू रिसीव द एप्लीकेशन फॉर द इंफॉर्मेशन और अपील्स अंडर दिस एक्ट फॉर फॉरवर्डिंग द सेम फोर्थविथ टू द CPIO या SPIO। मतलब एक तरह से ये हमारा पोस्ट ऑफिस का काम करता है, SAPIO या CAPIO। देखते हैं क्या कह रही है एक्सप्लेनेशन। अंडर द लॉ द SAPIO एंड CAPIO विल एक्ट लाइक अ पोस्ट ऑफिस। ठीक है, एक तरह से पोस्ट ऑफिस का काम करता है वो। तो उनका काम है कि इधर से उधर ट्रांसफर करना एप्लीकेशंस को।
तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी, ये थे हमारे क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशंस। अगर कुछ भी आपको समझ ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। फर्दर हम क्लासेस देखेंगे, फर्दर नेक्स्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस डिफरेंट लेके आएंगे, ठीक है, एमसीक्यूज के प्लस थ्योरी पार्ट भी शुरू करेंगे, जिससे कि आपको इजी हो जाएगा एग्जाम के क्वेश्चंस को समझना प्लस उनके आंसर्स देना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।